आज के डेट में कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान बने। आप सोचो, क्या हम अपना करियर चूज़ करते हैं? क्या कोई ये करियर चूज़ करता है कि वो किसान बने? आप जहाँ भी सॉइल टेस्ट करवाने जाएंगे, जब आपको वो रिजल्ट देंगे, मान लीजिए वो रिजल्ट ये दे रहे हैं कि आपके सॉइल में पोटाशियम और फास्फोरस की कमी है, तो वो रिकमेंडेशन में क्या कहेंगे? डीएपी इतना केजी डोज, ठीक है, नाइट्रोजन यूरिया इतना केजी डोज, रिकमेंडेशन यही आती है। वो ये नहीं कहते हैं कि आप बायोमास लगाओ, आप वर्मी कंपोस्ट लगाओ। डीएपी की वजह से केमिकल रेसिड्यूज बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर घटता जा रहा है, जिसकी वजह से केंचुए भी कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नेचुरल एरेशन नहीं हो रहा है, और वही रीज़न है कि ज़मीन बंजर होती जा रही है। भाई जो हैं हमारे, या किसान बहनें जो हैं हमारी, वो किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं और उसमें चैलेंजेस क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है, लेकिन रोज़मर्रा की जो चीज़ें खाते हैं वो तरीके से उगनी चाहिए। तरीके से तब उगेंगी जब किसान भाई इस बात को समझेंगे। किसान भाई तब समझेंगे जब उनको कोई ना कोई मुनाफा दिखेगा। देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स इसका दो जगह है जो बहुत क्लियरली नज़र आता है, वो है वेजिटेबल्स में, और जो क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स में और फ्रूट। उसमें से मैं कैसे निकलूँ एज अ किसान, मैं उसमें से कैसे निकलूँ? नमस्कार दोस्तों, आपको हम एक बार और लेके आए हैं हमारी एक पॉडकास्ट वीडियो में, जिसमें हम सस्टेनेबिलिटी के रिलेटेड बात करते हैं और सस्टेनेबिलिटी को कैसे प्रमोट कर सकें, और इस टाइप से सस्टेनेबिलिटी की रिलेटेड कॉन्शियसनेस को लोगों के दिमाग में कैसे जगा सकते हैं, इस रिलेटेड हम बात करते हैं। आज हम एक ऐसे महिला शक्ति से बात करने वाले हैं जिन्होंने अपने आजीविका को ऐसे स्तर पे किए हैं हम जैसे आदमी लोग भी नहीं कर पाते। तो भाई आपको ऐसा लग सकता है कि भाई ऐसे कैसे कर दिए इन्होंने। इसको क्या बोलते हैं? बर्मी कंपोस्ट बोलते हैं। बर्मी कंपोस्ट के ज़रिए, जिसका एक और नाम है ब्लैक गोल्ड इन एग्रीकल्चर, इसका एक और नाम है। और ये जो चीज़ है, केमिकल, ये जो पेस्टिसाइड जो हम खेतों में डालते हैं, इस चीज़ को जड़ से मिटाने की एक बेहतरीन शुरुआत है। तो हम इस सिलसिले में बात करेंगे, इस सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड बात करेंगे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करेंगे, और ये जो पद्धति है इसको बिजनेस में कैसे कन्वर्ट किया गया है, इस टाइप के काम करने के बारे में और जानकारी लेंगे। देखो, मैं इतना अच्छा स्पीकेबल बंदा हूँ नहीं, जो आप लोगों को पता ही है पहले से, और मैं ये बात बहुत बार बोल चुका हूँ। फिर भी मेरे साथ रहने के लिए और मेरे इस वीडियो में आने के लिए धन्यवाद। तो सबसे पहले हम स्वागत करते हैं शशि शिखा का। तो शशि शिखा जी बहुत अच्छा है, अपनी काम कर रहे हैं कई सालों से, और आपने इतने अच्छे मतलब इंटरव्यूज़ भी दिए हैं आपके, आप कुछ इंटरव्यूज़ मैंने भी देखा है। तो सबसे पहले आपको स्वागत करता हूं मैं इस अपना पॉडकास्ट चैनल में, और जहां पर हम ये थोड़ा सा इन्वायरमेंट फ्रेंडली बात करते हैं हिंदी में। सबसे पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूं, और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप कौन हो, आप कहाँ से आते हो, बैकग्राउंड क्या है आपका, एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है आपका, और अभी आप किस स्टेज पे हो, किस बिजनेस मतलब किस स्टेज पे हो, इससे पहले आपका क्या थोड़ा बहुत चीज़ें संक्षेप में बता दीजिए, तो हम शुरू करते हैं। थैंक यू रासिल। मेरा नाम शशि शिखा है, जैसे आपने बताया, और मेरा जन्म बोकारो स्टील सिटी में हुआ है, जो कि झारखंड में है। मेरे फादर वहाँ काम करते थे और मेरी स्कूलिंग वहीं से हुई। मेरा साइंस बैकग्राउंड था 12th तक। उसके बाद मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी आ गई, मैंने इंग्लिश ऑनर्स किया। उसके बाद मैं MBA करने चली गई, और मैंने रूरल मैनेजमेंट में MBA किया, और वही एक टर्निंग पॉइंट था मेरे एजुकेशन और करियर में, जहाँ मैंने डिसाइड किया कि मुझे डेवलपमेंट सेक्टर में काम करना है। और करीब 15 सालों तक मैंने डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया, लेकिन मेरे अंदर एग्रीकल्चर को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता रही हमेशा, क्योंकि हम गाँव में काम करते थे, फार्मर्स के साथ भी काम करते थे, उनके लाइवलीहुड्स पे काम करते थे। वहीं मैंने वर्मी कंपोस्टिंग का भी प्रोसेस देखा था, और मैं काफ़ी सालों से सैनिटेशन पे काम कर रही थी। अच्छा, वो हाँ जी। सैनिटेशन में क्या क्या करते थे? सैनिटेशन में मैंने विमेन सैनिटेशन वर्कर्स के साथ काम किया है, जो स्लम ड्वेलर्स हैं उनके सैनिटेशन पे काम किया है। हमने पार्टिसिपेटरी रिसर्च के थ्रू पार्टिसिपेटरी एन्यूमरेशन किया है, जिसमें हमने एन्यूमरेशन का मतलब होता है डेटा कलेक्शन। अच्छा। ठीक है, तो पार्टिसिपेटरी एन्यूमरेशन का मतलब होता है जब जनता खुद ही अपना डेटा कलेक्ट करती है, कोई एक्सटर्नल आदमी नहीं आता, लेकिन जनता को ही कैपेसिटेट करते हैं ताकि वो खुद अपना निरीक्षण करें, भाई हमारा नाला कितना बड़ा है, कितना ओपन है, कितना कवर्ड है, किनके घर में किस तरह का लैट्रिन है, सोक पिट है कि नहीं है,
वाटर का पोर्टेबिलिटी है कि नहीं है। ये हर एक कॉलोनी में कुछ लोग मिलके खुद ही अपना मैप बनाते हैं और असेस करते हैं, फिर ये डेटा को कलेक्ट करते हैं, उसके बाद सरकार को प्रेजेंट करते हैं कि देखिए हमारी कॉलोनी में इतना पॉपुलेशन है, इतना टॉयलेट्स है, इतना टॉयलेट्स नहीं है, तो इतनी अर्जियां हमको भर के देनी है। तो इस तरीके से गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिव बनाते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं सैनिटेशन में काफ़ी टाइम से काम कर रही थी। विमेन सैनिटेशन वर्कर्स के साथ भी मैंने एक्सटेंसिवली काम किया हुआ था। आपने बताया कि आप सैनिटेशन में काम करते थे, तो सैनिटेशन में काम करने के बाद ये जो आपने वर्मी कंपोस्ट पे काम किया है, मतलब वर्मी कंपोस्ट में आप काम कर रहे हो, काफ़ी साल से काम कर रहे हो जी। तो और अच्छे खासे, जब मैंने शुरू में आपसे मिला था मुझे लगता है कि सिर्फ 3 4 5 बेड ही उस टाइम थे, और अब तो काफ़ी सारे बेड हो गए। मतलब मैंने खुद घूम के देखा आपके इस जगह पर। अभी हम दोस्तों इनकी एक जो फार्म है, फार्म में आए हुए हैं और यहाँ के अच्छी सारी चीज़ें हैं। मैंने मोन्टाजेस लिए जो आप शायद देखे होंगे इंट्रो में या अभी देख रहे होंगे। इसमें मेरे को एक चीज़ जानना है कि आपका ये जो वर्मी कंपोस्ट के ऊपर काम करना, आपने एज अ वुमेन हो के, आपको पता है आप पढ़ी लिखी हो, चीज़ें हो, एक अच्छे बहुत कुछ कर सकती हो, बट आपने ये सोचा कि नहीं मैं अपने खुद के काम करूँगी, अपने एक वर्मी कंपोस्ट पर काम किया। इट्स अ बोल्ड मूव फॉर द यंग पर्सन लाइक यू। एंड आपने इसको कैसे सोचा कि भाई मैं वर्मी कंपोस्ट पे ही काम करूँगी और इसको कैसे आजीविका बनाऊंगी? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट सेक्टर में काफ़ी दिनों से काम कर रही थी और वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट के थ्रू मैंने वर्मी कंपोस्ट बेड्स देखे थे झारखंड के गाँव में, और ये भी देखा था कि वो प्रोजेक्ट कम्प्लीटली फेल्ड प्रोजेक्ट है। और उसके अंदर मैंने टेक्नोलॉजी ये देखी थी कि अपर पिट मेथड टेक्नोलॉजी से उन्होंने वो पिट्स बना के इंडिविजुअल फार्म हाउस होल्ड्स को दिया था, और देख रेख की कमी की वजह से वो सारे के सारे फेल्ड हैं। क्योंकि अर्थवर्म्स जो हैं, जो वर्मी कंपोस्ट के मेन, हम जिनको कहते हैं कि हमारे मेन वर्कर्स हैं, वो अर्थवर्म्स की देख रेख थोड़ी सी टेक्निकल है। वर्म बोले तो केचुए और ना? हाँ, वो भी एक पर्टिकुलर प्रजाति के केचुए अलग अलग तरीके के होते हैं। हाँ, वो उसके बारे में कुछ बताइए ना। हाँ, तो देखिए, केचुआ 2 तरह का होता है। एक जो जमीन के अंदर रहता है जिसको कि एंडोजेनिक कहते हैं। अच्छा। हाँ, और दूसरा जो सरफेस पे रहता है जिसको एपिजेनिक कहते हैं। तो जो एंडोजेनिक केचुए हैं वो जमीन के काफी अंदर रहते हैं, और जैसे आपने देखा होगा बारिश वगैरह के टाइम पे, हाँ, वो इंडियन अर्थवर्म्स हैं, काफी लंबे होते हैं और बहुत सुस्त होते हैं, लेकिन वो अंदर ही अंदर टनलिंग करते हैं, और फार्मर्स का बेस्ट फ्रेंड इसीलिए उनको कहा जाता है, क्योंकि वो एरेशन बिल्ड करते हैं। लेकिन वो केचुए भी क्या खाते हैं? ऑर्गेनिक मैटर खाते हैं। अब धीरे धीरे, जैसे मैं आपको बता रही थी कि यूरिया और डीएपी की वजह से केमिकल रेसिड्यूज बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्गेनिक मैटर घटता जा रहा है, जिसकी वजह से केचुए भी कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से नेचुरल एरेशन नहीं हो रहा है, और वही रीजन है कि जमीन बंजर होती जा रही है। तो ये एंडोजेनिक किस्म का केचुआ हुआ जो कि नेचुरली पाया जाता है, ठीक है। दूसरा एपिजेनिक है जो कि कंप्लीटली ऑर्गेनिक मैटर पे खाता है, ऑर्गेनिक मैटर को खाता है और कंपोस्टिंग के लिए यूज किया जाता है। जो केचुए हम यूज करते हैं उस वैरायटी का नाम है आइसिना फेटिडा। आइसिना फेटिडा कनेडियन ओरिजिन का केचुआ है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि ये टेम्परेचर रेजिलिएंट है इंडिया के हिसाब से, तो 35 डिग्री टू 40 टू 42 डिग्री वो सहन कर पाता है, ठीक है। और इसीलिए, और ये बहुत फास्ट भी काम करता है। मतलब बाकी सारे केचुए थोड़े सुस्त होते हैं, लेकिन ये अपने हिसाब से काम करते हैं ये, लेकिन ये वोरेशियस ईटर्स होते हैं। ये जो केचुए है ये 90% वाटर होता है इनका बॉडी का कॉम्पोजिशन, और 10% प्रोटीन होता है, और इनका फेवरेट फूड है गोबर। गोबर में जो सेल्यूलोज का कंटेंट होता है उस पे वो फीड करते हैं, तो उनको बहुत मज़ा आता है खाने में। तो आपको वहाँ से ये नॉलेज आया था, और ये बिजनेस स्टार्ट करने का क्या? हाँ, हमारा काम शुरू किया नवंबर 2020 में। अच्छा। नवंबर 2020 में जब कोविड पीक पे था, उस टाइम पे हम बहुत ज़्यादा सुन रहे थे कि इम्यूनिटी जो है वो हमारे फूड से रिलेटेड है, हम क्या कंज्यूम करते हैं। लेकिन और धीरे धीरे ये भी था कि ऑर्गेनिक मार्केट्स बहुत ज़्यादा एलीट मार्केट्स के जैसे उभर रहे थे उस टाइम पे। तो मेरे दिमाग में बहुत उलझन ये हुई कि क्या कभी ऐसा होगा कि अमीर अच्छा खाना खाएंगे और गरीब खराब खाना खाएंगे, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ऑर्गेनिक फूड। और इस चीज़ को चेक तभी किया जा सकता है जब मास लेवल पे जो फूड का प्रोडक्शन है वो भी एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से हो, एक सस्टेनेबल तरीके से हो, ऑर्गेनिक तरीके से हो। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जब मैंने थोड़ा और रिसर्च किया, मुझे ये समझ में आया कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर जो टेक्नोलॉजी है, जो टेक्निक्स हैं, जो पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस हैं, वो अवेलेबल नहीं है। सिमिलरली ऑर्गेनिक
फार्मिंग को करने के लिए जो इनपुट्स चाहिए, जो खाद चाहिए, जो दवाइयाँ चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, वो भी इजीली अवेलेबल नहीं है, और अगर अवेलेबल है तो अफोर्डेबल नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि इस पूरे चेन के बेसिक लेवल पे काम करूँगी, जो कि ऑर्गेनिक इनपुट्स हैं। तो वहीं से शुरुआत हुई वर्मी कंपोस्ट यूनिट की। तो जैसे हमने जब नवंबर 2020 में शुरू किया, हमने 25 बेड से शुरू किया था। 25 बेड को बढ़ा के आज हम 500 बेड के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। क्या बात। ये हमारा चौथा साल है हमारे काम का, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव स्केल्ड अप। क्या बात है। और आपने कितने, मतलब मैं थोड़ा सा उसके हिसाब से भी पूछूंगा कि क्योंकि ना बहुत सारे लोग होंगे जो वो भी करना चाहेंगे कि सिर्फ क्या वो नहीं, या सिर्फ शशि जी के काम से तो पूरे इंडिया फीड नहीं कर सकते ना, बहुत सारे का शशि जी का चाहिए हो गया हमें ताकि चीज़ों को और बड़े कर सकें। तो सोचो अगर कोई नई तरीके से शुरुआत करना चाहे इस टाइप के काम को, और वो जानना चाहे कि मतलब इसको, एक तो पहली बात बोल्ड मूव है ना, अब गोबर में हर कोई काम करना नहीं चाहेगा, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। पर जब इंसान को ना पैसे दिखता है, और जब इंसान को मुनाफा दिखता है, और दिखता है कि भाई इसमें थोड़ा काम भी कर लो बट मुनाफा भी है, तो किया जा सकता है। बिल्कुल, तो वो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, वेस्ट टू वेल्थ की बात है। आज के डेट में जो भी चीज़ आप वेस्ट देख रहे हो, हर चीज़ का एक रिसाइकल्ड वैल्यू है, और एंड डेफिनेटली और एक मार्केट वैल्यू है, साथ में कंज्यूमर अवेयरनेस की भी बात है। ठीक है, हम अगर कंज्यूमर्स को ये अवेयर करें कि आप ये रिसाइकल्ड चीज़ें यूज़ करो, तो उसकी भी डिमांड बढ़ेगी, और हमारे रिसाइकल्ड प्रोडक्ट और वेस्ट की भी वैल्यू क्रिएट होगी, बढ़ेगी, और एनवायरनमेंट को सबसे इम्पॉर्टेंटली फ़ायदा होगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं ये बताना चाहूँगी कि जो भी ऑर्गेनिकली कॉम्पोस्टेबल मटेरियल है, वो हर एक मटेरियल को कंपोस्ट के थ्रू वैल्यू में बदला जा सकता है। तो आज जैसे मैंने आपको बताया कि 2020 में हमने कीकाबोनी लिविंग प्राइवेट लिमिटेड की संरचना की, लेकिन हमने शुरुआत की वर्मी कंपोस्ट से। लेकिन वर्मी कंपोस्ट इज़ वन ऑफ आवर प्रोडक्ट्स एंड इट इज़ एन एंट्री टू आवर विजन। लेकिन टुडे कीकाबोनी लिविंग प्राइवेट इज पोजिशन्ड एज अ प्रोवाइडर ऑफ ऑर्गेनिक इनपुट सोल्यूशंस। तो ऑर्गेनिक इनपुट सोल्यूशंस का मतलब है कि अगर आपके पास कोई भी ऑर्गेनिक वेस्ट है जिससे कि आप परेशान हैं, एज अ person, as an institution, as a facility, we have a solution for you. We have composting solution for you. क्या बात है। हाँ, तो जैसे हमारा अभी एक तो आप देख रहे हैं ये वर्मी कंपोस्ट जो हम खुद बनाते हैं, जो भी आसपास की डेयरीज हैं, जो भी आसपास के बड़े फार्मर्स हैं, क्योंकि जहाँ हम बैठे हुए हैं हरियाणा में, ये डेयरी इंटेंसिव क्षेत्र है। हाँ। यहाँ पे गोबर बहुत इजीली अवेलेबल इसलिए है क्योंकि एनिमल हस्बेंड्री यहाँ पे प्रैक्टिस होती है। तो वो एक मेजर चीज़ हम कर रहे हैं कि उनका वेस्ट को हम रिसाइकल कर रहे हैं, और ये फिर उन्हीं के खेतों में भी जा रहा है। तो ये एक सर्कुलर इकोनॉमी में काम करता है। ये हमारा यूनिट यहाँ पे कर रहा है। इसके साथ हम और भी सॉल्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज़ हैं जो ऑर्गेनिक थर्मोकोल्स बना रही हैं, थर्मोकोल का एक ऑल्टरनेटिव बना रही हैं। उनके पास पर डे का पैडी स्ट्रॉ का रिजेक्शन होता है। तो उनके साथ हमारा टाई अप है, जिसमें उनका वेस्ट को भी हम यहाँ पे ही रिसाइकिल करते हैं, वो भी कर देते हैं। और वर्मी कंपोस्ट में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। तीसरा, कुछ ऐसी म्यूनिसिपैलिटीज़ हैं जिनके पास एरिया कम है, वर्मी कंपोस्ट करने के लिए जगह थोड़ी ज़्यादा चाहिए, तो उनके पास क्योंकि एरिया कम है, तो हमारे पास एक और सोल्यूशन है जिसको हम ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टिंग मशीन्स इंस्टॉल करते हैं। उसमें क्या होता है कि जितना भी आप सेग्रीगेटेड ऑर्गेनिक वेस्ट है, उसको आप उसके थ्रू 15 डेज के अंदर कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। बिल्कुल वर्मी कंपोस्ट की तरह होगा। इनफैक्ट ज़्यादा न्यूट्रिशनल वैल्यू होता है उसका। हाँ, क्योंकि वो बहुत ही स्पेसिफिक ऑर्गेनिक वेस्ट है, छिलके हैं वेजिटेबल्स के, फलों के। पर मेरे कंसर्न ये भी है कि जो बड़े बड़े होटल्स, 5 स्टार होटल्स हो गया, उनके भी तो बहुत सारे वेस्ट होते हैं। बिल्कुल, और ये बड़े बड़े होटल्स में हमारे ऑर्गेनिक वेस्ट कंपोस्टिंग मशीन्स हमने इंस्टॉल किए हुए हैं। अच्छा। हाँ, पर डे उसकी ये मशीन के बारे में कुछ बताइए ना आपने। किस टाइप की मशीन है जो आपने, मतलब आपने खुद निजात किया या ऑलरेडी? नहीं, ये मार्केट में अवेलेबल है ऑलरेडी। टेक्नोलॉजी बाहर की भी है, और इंडियन कंपनीज ने भी इसको अडॉप्ट करके डिजाइन करते हैं अकॉर्डिंग टू पर डे कितना आपका जनरेट होता है ऑर्गेनिक
वो मतलब इट्स मतलब वो है कि क्वांटिटी के जितना ऊपर। क्वांटिटी हाँ, जितना हाँ। आपका जरूरत है उसके हिसाब से मॉडिफाई करते हैं मतलब छोटा बन मशीन सकता बड़ा है। मशीन। Got it. वो मशीन के अंदर श्रेडर होता है, कुछ भी नहीं होता है, बहुत सिंपल मशीन है, उसके अंदर श्रेडर होता है और एक सोल्यूशन होता है जिसको बायोक्यूलम कहते हैं। ये ऑर्गेनिक कंपोस्टिंग सोल्यूशन है बैक्टीरिया Matters का, को हाँ, decompose डिग्रेड करने करने के लिए। तो वो श्रेड कर देता है बायोक्यूलम और सॉडस्ट से, उसको हम मिक्सिंग कर देते हैं और फिर उसको हम छोड़ देते हैं क्योरिंग के लिए। 15 दिन के बाद वो कन्वर्ट, क्योंकि बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करता है और उसको खाने लगता है, समझ तो गया। वो बहुत जल्दी से उसको डिकम्पोज कर देता है। तो इस तरीके से हम वो मशीन डिज़ाइन करते हैं आपका पर डे जितना जनरेशन है ऑर्गेनिक वेस्ट का, उस हिसाब से। बहुत ही ब्रॉडली मुझे समझ में आया आपका जितने भी ये कंपोस्टिंग के बारे में। मतलब मुझे तो इतनी सारी चीज़ें पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होता है। नहीं सच में, ऑनेस्टली स्पीकिंग। अब मेरे पास एक बहुत छोटे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए। पहली ये कि आपने बोला कि सबसे ज़्यादा किसानी जो है वो यूरिया मतलब जो डीएपी इन सब चीज़ों से होता है, क्योंकि पैदावार ज़्यादा होता है। हाँ। और उनको एक रिसाइकल, जैसे कि हर 3 महीने में मेरे को एक क्रॉप उठाना है, उसके बाद 3 महीने में दूसरी क्रॉप निकालनी है। और उसके एक बोला भाई मैंने इतना इन्वेस्ट किया तो मुझे इतने महीने में करना है। और ये एक साइकिल में बन चुके हैं और वो उस साइकिल से निकल नहीं पा रहे। किसान के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, जितना मुझे पता है। मैं शायद गलत भी हो सकता हूँ, मुझे आइडिया नहीं है इस बारे में। आप लोग भी बताना और कमेंट्स में बताना क्या है सीन ये कि सोचो मैंने अभी मटर लगाया, आलू लगाया, ये सब की सीजन होती है और वो जो हाइब्रिड वाला सीजन चल रहा है ना, तो अब उसमें से मैं कैसे निकलूं एज अ किसान, मैं उसमें से कैसे निकलूं? क्योंकि आप इस फील्ड में काम करते हो तो मुझे लगता है कि शायद आप चीज़ें इसके बारे में बता पाओगे, कोई दृष्टिकोण दे पाओगे। कोई किसान अगर देखे हमारी वीडियो, उसको अगर ये थोड़ा सा थॉट भी आ जाए तो कितना समय लग सकता है कि उस ब्रेक को हम बिगाड़ दें, मैं अपनी खेती या अपनी जो भी एक लैंड होते हैं ऑर्गेनिक में शुरू करें। तो ऑर्गेनिक शुरू करने का सबसे पहला चैलेंज क्या आता है, पहला स्टेप क्या होता है, और बर्मी कंपोस्ट को हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? बर्मी कंपोस्ट तो मैं समझ गया, कंपोस्ट को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करूँ, किस किस जगह पर कंपोजिंग यूज होते हैं, और अभी आपका पोटेंशियल बायर्स कौन कौन होता है ना? आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, एक एक करके करते हैं। हाँ, ठीक है। हाँ। सबसे पहले आपने कहा कि किसान भाई जो हैं हमारे या किसान बहनें जो हैं हमारी, वो किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग की शुरुआत कर सकते हैं और उसमें चैलेंजेस क्या है। बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और इसका जो जवाब है वो कोई स्पेसिफिक नहीं हो सकता, क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा कि पिछले 100 साल का जो हमारा अनुभव है और ख़ासकर ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद का पहले का जो अनुभव है, आज के डेट में कोई भी पिता ये नहीं चाहता है कि उसका बेटा किसान बने। आप सोचो, क्या हम अपना करियर चूज़ करते हैं? क्या कोई ये करियर चूज़ करता है कि वो किसान बने? नहीं चूज़ करता है। इसका कुछ ना कुछ तो कारण होगा। कारण यही है कि किसानी में लोगों को फ़ायदा नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो हम जिस तरीके की किसानी करते हैं, इंडिया की बात अगर मैं करूं तो डिस्पाइट कि 70% हमारा एग्रीकल्चर पॉपुलेशन है, लेकिन 70% में मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर पे खुद खाने के लिए उगा रहे हैं। खेती से बिजनेस नहीं कर पा रहे हैं, खेती से अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, खेती से अपने बच्चों की पढ़ाई नहीं करवा पा रहे हैं, घर तक भी बना नहीं पा रहे हैं। तो खेती रेम्यूनरेटिव नहीं रह गया है और इसका कारण काफ़ी सारा है। इसका कारण वेस्टर्न पॉलिटिकल सिस्टम एंड सैंक्शन से लेकर हमारा खुद का मार्केट इंस्टेबिलिटी, लॉजिस्टिक्स, माइंडसेट भी तो माइंडसेट तो क्या, क्योंकि देखिए जो हम सब खाना तो खाते ही हैं, तो आप सोचिए डिमांड तो है ही है और ज़रूरत भी है, कंजम्पशन भी है, बिल्कुल है। ठीक है। लेकिन डिस्पाइट दैट हमारा ये चेन इतना लॉस मेकिंग है। तो कुछ ना कुछ तो कारण है और कुछ ना कुछ तो कारण होगा ही, ठीक है। तो आज अगर मैं बैठ के आपको ये कह दूं कि भाई किसान भाई ऑर्गेनिक फार्मिंग कर लो, आप मुनाफा ही मुनाफा कमाओगे, करोड़ों का कमाओगे, तो दिस इज़ अ फॉल्स क्लेम, ठीक है। अब बात आती है कि ऑर्गेनिक तो इस पूरे सिस्टम, इस पूरे चेन को ठीक से स्टडी करने की ज़रूरत है, रेम्यूनरेशन को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग का मतलब ये नहीं है कि आप कम्प्लीटली एग्जॉटिक चीज़ें उगाने लग गए। जो होता है ऑर्गेनिक मार्केट में आप जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? शिमला मिर्च मिलेगा, है ना, या मतलब जो भी एग्जॉटिक, आप लेट्स मिलेगा। इसका मैं एक सरल तरीके से बता देता हूँ। ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए लोग एग्जॉटिक चीज़ें उगाते हैं क्योंकि इसमें लैंड्स
ऑर्गेनिक लैंड भी तो कम है ना, मेरे ख्याल से ऑर्गेनिक लैंड, उसके ये सवाल मैं बाद में पूछूंगा। इसमें इसलिए उगाते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक उगाने में बहुत कम पैदावार होता है, और कम पैदावार से बहुत ज़्यादा मुनाफा करने के लिए फिर एक्जोटिक चीज़ें उगा रही है, क्योंकि एक्जोटिक चीज़ें की दाम ज़्यादा मिलेगा, और यू नो उसकी केयर टेकिंग ज़्यादा करनी पड़ती है, तो ह्यूमन मैन पावर ज़्यादा देना पड़ता है, तो उस हिसाब से वो फिर महंगा बिकना पड़ता है, इसलिए फिर वो एक्जोटिक चीज़ें उगाते हैं। अगर मैं आलू उगाऊँ एक्जोटिक तरीके से, कोई नहीं लेगा मेरा एक्जोटिक आलू 200 किलो रुपए किलो, नहीं लेगा ना। तो इसलिए मेरे ख्याल से वो चीज़ हो रहा है। बट हाँ, फ्यूचर में अगर धीरे धीरे चीज़ें, हाँ, बट यहाँ पे कहानी तो वही है ना कि ज़मीन तो सारी ही ख़राब हो रही है, और फसल जो हमारा जो बेसिक अनाज है, एग्जॉटिक चीज़ें तो हम रोज़ नहीं खाते हैं, लेकिन रोज़मर्रा की जो चीज़ें खाते हैं वो तरीके से उगनी चाहिए। तरीके से तब उगेंगी जब किसान भाई इस बात को समझेंगे, किसान भाई तब समझेंगे जब उनको कोई ना कोई मुनाफा दिखेगा। सिंपल इक्वेशन है। तो यूरिया पे सब्सिडी थी, आज भी है, यूरिया लोग इस्तेमाल करते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, अब ग्रीन रेवोल्यूशन चला भी गया, तो अब आपको ऑर्गेनिक खाद पे सब्सिडी देनी पड़ेगी यूज़र को, और यही कारण है कि किसान भाई नहीं अपनाना चाहते। क्यों देखिए, क्योंकि ऑर्गेनिक खेती में सबसे पहले तो कोई भी कुड़ी का जो खाद है वो भी 1 से 1.5 साल लगता है डिकम्पोज होने में। हमारा ये खाद सस्ते से सस्ता भी हम अगर बेच दें किसान को तो भी 4 रुपये 5 रुपये उनको पड़ेगा, ठीक है, जो कि उनके खेत के लिए सफिशिएंट नहीं है। क्योंकि देखिए कि फसल को क्या चाहिए, नाइट्रोजन, पोटेशियम, है ना, और फास्फोरस, ये 3 एलिमेंट्स चाहिए, जो कि अच्छा, मुझे आइडिया नहीं है। हाँ, मैं बता रही हूँ। यूरिया नाइट्रोजन होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है नाइट्रोजन, लेकिन नाइट्रोजन उससे मिलता है, और जो आप हरा देखते हैं पत्तों में वो नाइट्रोजन से बिल्ड होता है। अच्छा। जो डीएपी है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है। पोटेशियम क्यों चाहिए? ताकि उसका वाटर एब्जॉर्प्शन, उसका स्टेम, ये सारी चीज़ें अच्छी रहें पौधों की, ठीक है, इसलिए पोटेशियम चाहिए। फास्फोरस चाहिए ताकि उसका प्रॉपर फ्रूटिंग हो, अच्छा, फ्लावरिंग हो। हाँ, तो इसीलिए प्लांट को ये तीनों एलिमेंट्स, ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। अच्छा। जो मेजॉरिटी में चाहिए, जैसे हमारे बॉडी को भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत सारे होते हैं जो प्लांट्स को चाहिए होता है, जैसे धान को जिंक चाहिए होता है, ठीक है, अलग फसलों को वेजिटेबल्स में कैल्शियम चाहिए होता है, मॉलिब्डेनम चाहिए होता है, ये सब अलग अलग क्रॉप्स के अलग अलग हाँ, अलग अलग, ये पूरा साइंस है, ठीक है। तो मेरा ये कहना है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग का सबसे मेजर चैलेंज ये है कि आपको सबसे पहले क्वांटिटी ज़्यादा डालनी पड़ेगी, ठीक है। क्वांटिटी के बाद आपको वीडिंग हाथ से करनी पड़ेगी, क्योंकि खाद आप ये इस्तेमाल कर रहे हो और आप फिर दवाई तो नहीं छिड़क सकते हो। और सबसे खतरनाक वीडीसाइड और पेस्टिसाइड ही होता है, क्योंकि उसके रेसिड्यूज बिल्कुल डिकम्पोज नहीं होते हैं, वो जहर होता है। पेस्टिसाइड जो होता है, जो कीटों को मारने के लिए हाँ, कीड़ों को मारने के लिए जो दवाई दिया जाता है, हाँ, वो सबसे ज़्यादा हानिकारक होता है, क्योंकि उसके रेसिड्यूज कभी ख़त्म नहीं होते हैं। और जब वो चीज़ों को क्या बोलेंगे हिंदी में? रेसिड्यू का मतलब होता है जो उसके अवशेष रह जाते हैं। अच्छा, अवशेष मतलब हाँ, कोई जहर डाल दिया तो वो रह ही जाता है। हाँ, रह जाता है, वो केमिकल्स उसमें ही रह जाता है। वो तो 1-1.5 महीने बाद काटते हो, उसको क्या है? हाँ, नहीं तो वो काटते ज़रूर है, लेकिन वो अवशेश फिर भी रह जाता है, उसमें जहर रह जाता है। हाँ, बिल्कुल रह जाता है, उसके मॉलिक्यूल्स रह जाते हैं। और वही चीज़ें जब हम कंज्यूम कर रहे होते हैं तो वो हमारे बॉडी में भी बिल्ड होता है, और ये धीरे धीरे बिल्ड भी नहीं होगा। नहीं, कुछ चीज़ें एब्जॉर्ब करता है ना। आप देखो प्लांट वाटर से ही तो एब्जॉर्ब कर रहा है ना चीज़ों को। प्लांट मिट्टी थोड़ा ना खा रहा है, प्लांट खाद थोड़ा ना खा रहा है, खाद इसीलिए वाटर सोल्यूबल होना चाहिए, ठीक है। प्लांट सिर्फ अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है? पानी से लेता है, जो डिसॉल्व कर जाते हैं न्यूट्रिएंट्स पानी में, उसी को प्लांट लेता है, ठीक है। तो चैलेंजेस यही हैं मेजरली कि आपको पता नहीं है। दूसरा इसमें क्योंकि ज़मीन को आदत हो गई है ना केमिकल्स की, तो जब हम ऑर्गेनिक पद्धति में शुरू करते हैं तो हमें थोड़ा सा जो प्रोडक्शन है वो कम लेना पड़ता है, ठीक है। तीसरा, इसमें मैनुअल लेबर भी ज़्यादा लगती है, और आजकल किसानों को भी कन्वीनियंस चाहिए, लेबर इजीली अवेलेबल भी नहीं है, तो लेबर कॉस्ट हाई चला जाता है, जिसकी वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग इतना ईजिली लोग अपना नहीं रहे हैं। हाँ, प्लस मार्केट में अभी भी इसका कोई इस तरीके का अलग से मंडी नहीं है, अलग से अगर हमारे पास सर्टिफिकेशन भी है तो मेरे को अलग से कोई दुकान नहीं मिल रहा है बेचने को, ठीक है। हाँ, सेम दुकान पे ही करना है अगर आप बल्क में प्रोडक्शन कर रहे हो तो, है ना। अदरवाइज आपका जो स्पेसिफिक लिंकेजेस है वो बहुत डिफिकल्ट है किसानों के लिए बनाना। तो ये सारे चैलेंजेस हैं, ठीक है। अब ऐसा है कि लेकिन अगर कोई भी किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग में जाना चाहता है तो हम यही एडवाइस करते हैं कि आप कॉम्बिनेशन करें, आप ऑर्गेनिक में ना जाएं, क्योंकि अभी ज़मीन भी उस तरीके से तैयार नहीं है, अडॉप्ट नहीं है। और हम रिसर्च भी कहता है, कंट्रोल ग्रुप रिसर्च भी करता है, जब हम कॉम्बिनेशन खेती करते हैं, यानी अगर आप 70% ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट इस्तेमाल करते हैं और 30% यूरिया और DAP का इस्तेमाल करते हैं, तो आपका क्रॉप का पैदावार भी ज़्यादा होगा, रेसिड्यूज भी नहीं मिलेंगे क्रॉप में, और
ज़मीन भी धीरे धीरे करके बेहतर होती जाएगी। केमिकल अपने आप में ख़राब नहीं होता है, लेकिन जब हम ओवर यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ करते हैं, तब वो जहर बन जाता है। तो इसकी ट्रेनिंग भी होती है क्या, कि किसानों को ट्रेनिंग तो होता होगा? हाँ। गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग स्कीम्स होती है, गांव-गांव में बताया था कि भाई इतना हाँ। ये डालना है, इतना वो डालना है। हाँ। तो फिर ये एक्सेस हुआ कैसे? बड़ी मज़ेदार बात है, अभी भी जब आप सॉइल टेस्ट करवाने जाएंगे, जितने भी सरकारी लैब्स हैं, आप जहाँ भी सॉइल टेस्ट करवाने जाएंगे, जब आपको वो रिजल्ट देंगे, मान लीजिए वो रिजल्ट ये दे रहे हैं कि आपके सॉइल में पोटेशियम और फास्फोरस की कमी है, तो वो रिकमेंडेशन में क्या कहेंगे, डीएपी इतना केजी डोज, ठीक है, नाइट्रोजन यूरिया इतना केजी डोज, रिकमेंडेशन यही आती है। वो ये नहीं कहते हैं कि आप बायोमास लगाओ, आप वर्मी कंपोस्ट लगाओ। अच्छा, वो ये सारे केमिकल उनको लिए तो फिर वही है, हाँ भाई ये दे दो। एग्जैक्टली तो आप ये समझिए कि देखिए, एग्रीकल्चर बड़ी इंटरेस्टिंगली हमारा सेंट्रल सब्जेक्ट भी है और स्टेट सब्जेक्ट भी है। स्टेट पॉलिसीज बनती हैं, सेंट्रल पॉलिसीज बनती हैं, हम सब जानते हैं। हर एक जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे एक कृषि विज्ञान केंद्र भी है, जो कि हमारा एक्सटेंशन सर्विस है, ठीक है, जो सरकार है, जिसके थ्रू फार्मर्स को नए नए बीजों की जानकारी दी जाती है, नए पद्धतियों की जानकारी दी जाती है। केवीकेज के थ्रू प्रोग्रेसिव फार्मर्स का भी चॉइस और सिलेक्शन होता है, उनको सब्सिडीज दी जाती हैं, वहाँ पे सबसे पहले एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, बीजों की तैयारियाँ की जाती हैं उन किसानों के साथ, जो हमारा जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ है जैसे ICAR ये सब करता है। इसके अलावा जो हमारी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जो बहुत अच्छी हैं, जैसे पंत यूनिवर्सिटी, वो सब अपने हिसाब मतलब हरियाणा में है, ये सब स्टेट के थ्रू भी करते हैं। हर एक स्टेट में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, हाँ, उसके थ्रू होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, उसके थ्रू होता है। तो आप ये समझिए कि हमारे देश में एग्रीकल्चर और गवर्नमेंट का काफ़ी ज़्यादा नेटवर्क है इन सब कामों को करने के लिए, लेकिन अभी भी पद्धतियाँ काफ़ी ज़्यादा केमिकल ओरिएंटेड हैं। अभी भी आप अगर आप यहाँ भोपानी में कृषि विज्ञान केंद्र में जाएंगे तो आपको ऑर्गेनिक पद्धति को बताने वाला कोई नहीं मिलेगा। आपको केमिकल पद्धति का बताने वाला मिलेगा, आपको हाइब्रिड वैरायटीज बताएगा, आपको दवाइयों के नाम भी बताएगा। वो वाला सिस्टम हो गया ना, जैसे डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने चिट चट लिख के जाओ ले जाओ, हाँ, वो वाले हो गया। जी जी। और जब उनसे कोई, और मजेदार बात ये है कि आज के डेट में जब यहाँ के विज्ञान केंद्र को कोई ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में पूछने जाता है तो वो कीका बोनी का नाम रेफर कर देते हैं। अच्छा। तो हाँ, तो लोग हमारे पास आते हैं कि भाई हमें भी कुछ बता दीजिए ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। सो एनीवे, मेरा कहने का ये मतलब है कि हमारे जैसे जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, इनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि हम किस तरीके से इस पद्धति की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपैंड कर सकें, और एक्सपेंशन हो पाएगा ये सारे इंस्टीट्यूशंस के सानिध्य में ही, मतलब ये अलग से नहीं होगा। इनके साथ कोलैबोरेट करें, इनके सारे फील्ड्स में हम भी जाएं, वहाँ पे हम अपना प्रचार प्रसार करें और लोगों को ट्रेन करें। एक और बहुत अच्छा सवाल है मेरे पास कि अभी आपके हिसाब से सबसे, मतलब मुझे भी लगता है कि वर्मी कंपोस्ट करना बहुत अच्छी चीज़ है, चीज़ें करना चाहिए, और अभी बट सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा ना लोगों अपने पौधे घर में छोटे छोटे कहीं पे कुछ लगा रखा है, बस उन सब चीज़ों में ही वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर रहे हैं, है ना। और जो पैशनेट लोग होते हैं ना, जो वो करते हैं, गार्डन वगैरह कर रहे होते हैं, अपनी फ्लैट के कॉर्नर में थोड़ा सा, ओ माय गॉड आई हैव सम इंस्टाग्राम पिक्चर फॉर द माय प्लांट्स और समथिंग लाइक दैट, तो वो इस टाइप के चीज़ें करते हैं। बट इसको आपको आपके हिसाब से, मैं आपकी पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि आप जानकार हो, मैं जानकार नहीं हूँ, मैं जानकारी लेने के लिए आपके पास आया हूँ, तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके हिसाब से सबसे पहले किन किन क्रॉप्स में एज अ इसको क्या बोलते हैं, कमर्शियली, सॉरी मेरा थोड़ा मैं इतना अच्छा आपकी तरह बोल नहीं पाता, कमर्शियली हम कौन सी क्रॉप में सबसे पहले इसको यूज़ कर सकते हैं? देखिए, सबसे ज़्यादा अच्छा रिजल्ट्स इसका दो जगह है जो बहुत क्लियरली नज़र आता है, वो है वेजिटेबल्स में, और जो क्रॉप्स की अगर हम बात करें तो वेजिटेबल्स में और फ्रूट प्लांट्स में, हाँ, फ्रूट प्लांट्स में बहुत इजीली इसका रिजल्ट आप देखिए। आज के डेट में पूरे कश्मीर में, हिमाचल में, उत्तराखंड के एप्पल ऑर्चर्ड्स में वर्मी कंपोस्ट ही मेजरली यूज़ करते हैं। हाँ। हर साल यूज़ करते हैं, उससे प्रोडक्शन बहुत अच्छी होती है, ज़मीन में एरेशन भी, क्योंकि आपको पता ही है एप्पल ट्री कितना स्नोफॉल एंड एवरीथिंग होता है, तो एरेशन। एप्पल ट्री में तो वो भी देते हैं ना, दवाई वगैरह भी देते हैं, ऑफ कोर्स केमिकली तो कर ही रहे हैं, लेकिन आज के डेट में हर जगह पे वर्मी कंपोस्ट लगा रहे हैं। टी गार्डन्स में अब मैंडेटरी कर दिया
दिया है वर्मी कंपोस्ट लगाना, क्योंकि वहाँ भी सारे बंजर हो गए ज़मीन। हाँ, तो असम में भी पॉलिसी आ गई है टी बोर्ड से कि आप केमिकल्स नहीं इस्तेमाल करोगे, आपको 60 to 70% वर्मी कंपोस्ट यूज़ करना पड़ेगा। हाँ, तो इस तरीके से स्टेट जो है वो डिफरेंट पॉलिसीज़ लेकर आ रही है। कश्मीर काफ़ी प्रमोट कर रही है वर्मी कंपोस्ट को। अच्छा। कश्मीर गवर्नमेंट, इनफैक्ट उनका प्रॉपर टेस्टिंग सेंटर्स है जिसके थ्रू ही माल पास होके आप वहाँ पे बेच सकते हो कश्मीर में। तो इस तरीके से वेरियस स्टेट अलग अलग पॉलिसीज़ निकाल रही है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अपने सारे पार्क में एक छोटा छोटा वर्मी कंपोस्ट यूनिट्स लगाया है। अच्छा। और लोगों को प्रमोट करते हैं, जो अर्बन गार्डनर्स है आसपास के रिहाइश में लोग रहते हैं आके खरीदते हैं। आप किसी भी पार्क में चले जाओगे दिल्ली के वेस्ट दिल्ली में, खासकर वेस्ट दिल्ली में हमारे कोलैबोरेशन के थ्रू काफ़ी सारे यूनिट्स हमने सेटअप किए, हमारे वर्म्स गए थे वहाँ पे। तो और वहाँ पे और जो सरकारी नर्सरियाँ हैं दिल्ली सरकार की, उसमें तो वहाँ पे जाके आप वर्मी कंपोस्ट खरीद भी सकते हैं। शशि जी, आपने हमें बहुत सारी चीज़ें बताया और मुझे तो लगता है इतना सारा जानकर अगर मैं किसी 1 साल के कोर्स भी करता तो मुझे शायद बहुत टाइम लग जाता। आपने बहुत सारी चीज़ें मुझे बता दिया, पर अब मैं थोड़ा सा धन के ऊपर आना चाहता हूँ। मैं थोड़ा धन दौलत के बारे में जानना चाहता हूँ, कमर्शियल पार्ट ऑफ द बिजनेस। हाँ, मुझे इसलिए भी जानना क्योंकि मेरे कुछ ऑडियंस शायद इस बारे में भी जानना चाहेंगे कि शशि जी पैसे कितने कमाते हैं। हाँ, अच्छा, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि देखिए, वर्मी कंपोस्ट हो या एग्रीकल्चर में कोई भी बिजनेस हो, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स नहीं होगा रासल। ठीक है, ये ऐसा बिजनेस नहीं है जिसको बिजनेस करके आप आईपीओ कर लोगे या फिर आप करोड़ों में बैठ के कमाओगे इस स्केल पे। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस आपके कम से कम 100 ब्रांचेस हो जाएं और एक नेशनल ब्रांड बन जाए, जो कि वर्मी कंपोस्ट में अभी नहीं है। लोगों की इंटरेस्ट भी हो। हाँ। अब हर कोई इस लाइन में काम भी नहीं पर क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं, तो ये एक सस्टेनेबल बिजनेस मॉडल है जिसमें हम एक जो यूनिट है, एक मिड स्केल पे, दिस इज अ मिड स्केल यूनिट, जो हमारा यूनिट है इट्स अ मिड स्केल, 500 बेड्स इज अ मिड स्केल यूनिट। ठीक है, अगर हमारा 1000 टन का प्रोडक्शन है एनुअली, तो हम एक छोटा सा बिजनेस सस्टेन कर सकते हैं। अच्छा, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट नहीं होगा और इसके लिए भी पेशेंस चाहिए, टाइम चाहिए। ये नहीं होगा कि 3 महीने में, क्योंकि ये खाद 3 महीने में बन जाती है। तो यूट्यूब वीडियो में आता है कि 3 महीने में बन जाइए लखपति, करोड़पति। ये सब फॉल्स, बहुत सारी वीडियोस देखे, जब भी मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि पैसे कितने कमा रहे हो। ये सब फॉल्स क्लेम्स हैं, क्योंकि आप बना लेंगे पर बेचेंगे कहाँ? आपको पता है मार्केट इज ऑलवेज अ चैलेंज फॉर द बिजनेस, कंज्यूमर इज ऑलवेज अ प्रॉब्लम। हम एक नए प्रोडक्ट के साथ काम कर रहे हैं जिसकी अडेप्टेबिलिटी ही नहीं है, यूजेबिलिटी ही नहीं है, लोगों को अभी पता ही नहीं है। तो आप किसको बेच पा रहे हो, कहाँ बेच पा रहे हो, कितने में बेच पा रहे हो? ठीक है, आपकी प्रमोशन क्या है, रेगुलेटेड नहीं है, आपको रेट्स नहीं मिल रहे हैं। इसी में एक और मेरा सवाल है कि इसके अलावा और क्या क्या चैलेंजेस है? देखिए, हर एक लेवल पे चैलेंज है। प्रोडक्शन में भी चैलेंज है, मार्केटिंग में भी चैलेंज है और सस्टेनेबिलिटी में भी चैलेंज है। अच्छा, हाँ, तीनों ही जगह में क्या चैलेंज है? देखिए, क्योंकि जो भी आप कहिए, वर्मी कंपोस्ट में जो नाइट्रोजन का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, कॉम्पोजिशन वो 1% होता है। हमारे क्रॉप्स को 20-25% चाहिए होता है। आप कितना वर्मी कंपोस्ट डाल लोगे 1 एकड़ खेत में उस नाइट्रोजन को फुलफिल करने के लिए? दिस बिकम्स अ चैलेंज। लेकिन हमने अपनी एक्सपीरियंस से पिछले 4 साल में, हमारा डेमोन्स्ट्रेशन फार्म भी है यहाँ पे, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने सारे वेजिटेबल्स लगाए हुए हैं और इसके अलावा हमने गेहूं किया है, हमने हर तरह का क्रॉप किया है और हमने रिकॉर्ड किया है कि कौन से क्रॉप में कितना हमको डालना पड़ रहा है कंपोस्टिंग, कितना उसमें लेबर लग रहा है, कितना उसमें वीडिंग की आवश्यकता पड़ रही है। हाँ, हमने POPs बनाए हुए हैं और अकॉर्डिंगली हम रिकमेंड करते हैं फार्मर्स को सॉइल टेस्ट के आधार पे। ये ऑर्गेनिक रिकमेंडेशंस देते हैं डोसेजेस का कि आप इसमें कितना वर्मी कंपोस्ट डालो, कितना फार्म यार्ड मैन्योर डालो, कितना इसमें आप फिश मील डाल सकते हो, है ना, कितना आपको जीवामृत डालना है। तो इस तरीके से हम उनको एडवाइस भी करते हैं। और ये आप वैलिडेट भी कर लेते हो? मतलब वैलिडेट हम खुद ही से कर रहे हैं, खुद अपने प्रैक्टिस से कर रहे हैं। तो जैसे हमने गेहूं पे किया हुआ है, हमने काला गेहूं पे किया हुआ है, हमने सरसों पे किया हुआ है। हाँ, काला गेहूं भी आज हम खिलाएंगे आपको उसकी रोटी। हाँ, क्योंकि बिजनेस में आप प्रोडक्शन कर लेते हो तो फिर मार्केट कर लेते हो तो फिर वापस से उतना प्रोडक्शन इंश्योर कर पाओगे कि नहीं। आप नए हो तो आपको हर चीज़ लेनी पड़ती है कैश में, लेकिन देना पड़ता है क्रेडिट पे लोगों को। अपना मार्केट बिल्ड करना है, अपना कंपटीशन देखना है। देखिए, हमने काफ़ी सारी चीज़ें बिजनेस के बारे में पूछा, चीज़ें के बारे में पूछा, आपने काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें बताए जिससे जो नॉर्मल पॉडकास्ट में या नॉर्मल इंटरव्यूज़ में लोग पूछते नहीं है, बताते नहीं, क्योंकि हम लोग थोड़ा रिलैक्स माहौल में बैठे हैं और थोड़ी सी चीज़ें ऐसे चीज़ें हैं।
तो इसके बारे में चीज़ें समझ में आ रहा है और मुझे समझ में आ रहा है, इसका मतलब लोगों को भी समझ में बिल्कुल आएगा। तो मैं एक चीज़ मतलब और बताना चाहूँगा या जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने तो शुरुआत की है, आप तो बिल्कुल वन मैन आर्मी टाइप के हो, ठीक है, और आपकी पर्सनालिटी काफ़ी ऐसे दमदार है। वन वुमन आर्मी। वन वुमेन आर्मी। अभी मतलब आपने शुरुआत जब किए थे तब आपके पास कितने एम्प्लॉय थे? हाँ। अभी कितने एम्प्लॉय हैं? हाँ। संक्षेप में बताना। हाँ, 25 बेड से हमने शुरू किया था, तब मेरे पास सिर्फ 2 ही वर्कर्स थे, एक हस्बैंड वाइफ थे जिनके साथ हमने शुरू किया था काम। और उस टाइम पे हम खुद ही रोज़ आते थे, वाटरिंग करते थे, बेड फिलिंग करते थे, क्योंकि सीखना था तो वहाँ से शुरू किया। और आज हम 500 बेड पे ऑपरेट कर रहे हैं। मेरे पास 5 वर्कर्स फुल टाइम हैं जो यहाँ पे काम करते हैं। और इसके अलावा हमारे फार्म के जो साइट सुपरवाइज़र हैं वो हैं, जिनका नाम गौरव है। उनका काम है कि ओवरऑल प्रोडक्शन को देखना। प्रोडक्शन में काफ़ी सारे स्टेजेस होते हैं, जैसे बेड फिलिंग एक गोबर प्रोक्योरमेंट से शुरू होता है, उसके बाद बेड फिलिंग होती है, उसके बाद केचुए का रिसाइकलिंग होता है, फिर खाद की छनाई, हार्वेस्ट होता है खाद का, फिर छनाई होती है, फिर पैकिंग होती है, फिर मार्केट में जाता है चीज़ें। वो जो आजकल छोटे छोटे पैकेट्स आता है, मैंने एक 5 किलो वाला पैकेट भी खरीदा था ऑनलाइन से ऑर्डर किया था। हाँ जी, आप वो करते हो कि नहीं? हाँ जी, हम कुछ कंपनीज के लिए वाइट लेबलिंग करते हैं। अच्छा। हाँ, हमने अभी खुद का नहीं डाला है, क्योंकि एज यू नो एज अ स्टार्टअप ऑनलाइन बिजनेस में काफ़ी कैश बर्न है, तो इसीलिए हम डायरेक्टली वो नहीं करते, बट वी आर वाइट लेबलिंग फॉर सम ऑफ दी प्रीमियम कंपनीज। इसके अलावा हमारा ऑफलाइन खुद का भी ब्रांड से, ये फरीदाबाद, गुड़गांव और दिल्ली, ये 3 मार्केट में 3 नर्सरीज में हमारे खुद के प्रोडक्ट्स जाते हैं। और फरीदाबाद के अंदर काफ़ी सारे अर्बन गार्डनर्स हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं, और पिछले 4 साल से वो हमारे लॉयल कस्टमर्स हैं। दे आर वेरी वेरी हैप्पी विथ आवर प्रोडक्ट एंड एवरी टाइम दे टेक फ्रॉम अस। अगर नॉर्थ इंडिया में कोई बंदा हो, कोई फार्मर हो जो ऑलरेडी जिसको ज़रूरत पड़ता हो, वो ढूंढता हो खुद, और वो चाहे कि मैं कीका बोनी या शशि जी से ये कंपोस्ट खरीदूं, मतलब मेरे साल में इतनी रिक्वायरमेंट है, मैं इनसे ही ऑर्डर कर लूँ, तो वो कैसे कर सकते हैं? आप डायरेक्टली हमें कॉल कर सकते हैं। मनीष हमारे सेल्स एंड मार्केटिंग के इंचार्ज हैं, आप उनको डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। और आप मेरे को भी मैसेज कर सकते हैं, क्योंकि मैं और भी चीज़ों में इन्वॉल्व रहती हूँ, तो मे बी आई कांट टेक द कॉल्स, बट यू कैन ऑलवेज मैसेज मी, वी रिस्पॉन्ड इमीडिएटली। आपका कोई वेबसाइट वगैरह है? हमारा वेबसाइट है, बट हम वेबसाइट के थ्रू फिलहाल बिजनेस जनरेट नहीं कर रहे हैं। जस्ट प्रोफाइल। हाँ, ये प्रोफाइल वेबसाइट है जिसका नाम kikaboni.in है। Okay. There you can get some numbers and things. You can get the basic knowledge of what we are doing, how we are doing. If I search Kikaboni on internet, You will get it. Kikaboni Living Private Limited. You have to search. Okay. हाँ। Kikaboni Living Private Limited. Okay. मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि आप एज अ वुमेन क्या चैलेंजेस फेस किए हैं आपने इस पर्टिकुलर एंटरप्रेन्योरियल जर्नी में, वो अगर आप थोड़े से संक्षेप में बता सके तो। हाँ, तो देखिए क्या है कि मैंने कभी अपने आप को एज अ वुमन देखा नहीं, क्योंकि डेवलपमेंट सेक्टर में काम किया, वहाँ काफ़ी जेंडर सेंसिटिविटी थी। लेकिन जब हम आपको पता है हम हरियाणा में बैठे हुए हैं, हरियाणा के एक गांव में बैठे हैं जिसका नाम पावटा है, जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। हरियाणा में अभी भी औरतें अपने गांव में नहीं निकलती हैं घर से। अगर मैं जाती हूँ तो मुझे भी दलान पे बिठाया जाता है, और जो औरतें अभी भी घूंघट में हैं। तो इस तरीके के एक जोग्राफिकल एरिया में मैं काम कर रही हूँ, जहाँ पे मेजर डिसीजन मेकर मेन फार्मर्स ही हैं। जब भी हम अपने किसी भी नेटवर्किंग के लिए या मीटिंग के लिए सरपंच से मिलने जाते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि मेरे मेल कोलीग को देखकर वो बात कर रहे होते हैं, मुझे देखकर बात भी नहीं कर रहे होते हैं। दूसरा, अगर वो बहुत इज्जत देते हैं तो मुझे मैडम मैडम कहते हैं, लेकिन मेरे एडवाइस को सीरियसली नहीं लेते हैं वो, कि एग्रीकल्चर का क्या ही नॉलेज ये दे पाएंगी और ये
तो ये तरीके का है। तो इसके अलावा जो हमारे जो मेन जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो नर्सरी वाले हैं, वो एक कम्प्लीटली अलग कैटेगरी के बिजनेस पर्सन्स हैं। उनके साथ डील करने में काफ़ी चैलेंजेस हुए हैं मुझे इनिशियली, इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ देयर बिहेवियर। वो जिस तरीके से मुझे देखते हैं, ट्रीट करते हैं, वो काफ़ी चैलेंजिंग रहा है मेरे लिए। तीसरा, बिज़नेस में काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको पता ही है, डेट की समस्या आ जाती है। एंड एज अ वुमेन एंटरप्रेन्योर मुझे बहुत वीक समझते हैं लोग, टरकाते हैं। हाँ, और बहुत सारे लोग धमकाते भी हैं। हाँ, धमकी भी देते हैं कि हम क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा? हाँ, गंदे तरीके से बात करेंगे, डिसरिस्पेक्ट करेंगे, इस तरीके से बोलते हैं। और बहुत बार ये भी होता है कि जैसे हमारा यहाँ पे एक टेक्निकल इंटरवेंशन भी चलता है कुछ गाँव में, जैसे खंडावली गाँव है, वहाँ पे मैं कभी खुद ही ड्राइव करके चली जाती हूँ, तो पीछे ये सुनने को मिलता है कि अरे ये तो गाड़ी चलाती हैं। तो इस चीज़ को रिस्पेक्ट से नहीं बल्कि डिसरिस्पेक्ट से देखते हैं। तो वो काफ़ी सारे चैलेंज भी होता है ना कि जो मुझे नहीं आता तो वो कैसे कर ले रही है, काइंड ऑफ वो भी तो होता है। हाँ, तो ये चीज़ है। इसके अलावा जब भी मैं मार्केट में जाती हूँ कोई भी चीज़ खरीदने के लिए, बेसिक चीज़ जैसे प्लास्टिक या ईंट या जैसे आपने देखा जाल, ये सब चीज़ें जब खरीदने जाती हूँ तो लोगों को लगता है कि बड़े एलीट हैं, ये अनाप शनाप दाम बोलते हैं मुझे। समझ गया कि हाँ भाई मैडम आई है कि इनको लूट लो। हाँ, ऐसे लोग हैं। आप बिलीव नहीं करेंगे कि जब मैं पहली बार गोबर खरीदने गई थी तो मुझे 10 रुपए किलो बोला था। तो इस तरीके से लोग ट्रीट करते हैं। और ये काफ़ी चैलेंजिंग है, ये माइंडसेट काफ़ी चैलेंजिंग है, ये ज्योग्राफी काफ़ी चैलेंजिंग है। और जहाँ भी मैं जाती हूँ मुझे मेन के साथ ही उठना बैठना पड़ता है और बात करनी पड़ती है। तो चलो, आफ्टर ऑल आपने सब कुछ ओवरकम करके आप इस लेवल पे पहुंचे हो कि अब आपको खुद नहीं करनी पड़ेंगी चीजें, है ना? इसके लिए तो आप शुक्रगुजार हो ना। हाँ, तो अभी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस है कि कौन किसका फेस बनेगा एंड कौन क्या करेगा। वो तो ठीक है, उसको करना ही पड़ेगा आपको एक मिनट। तो हम आशा करते हैं इसमें और आप आगे बढ़े और एक दिन आपके वर्मी कंपोस्ट पूरे इंडिया में फैले। ठीक है, बिल्कुल। तब दोबारा मिलेंगे हम। हाँ जी, हाँ, जरूर। तब के अलग चैलेंजेस होंगे लाइफ में, तब के अलग स्ट्रेटजीज होंगे। शायद अभी जो हमें लोग मिले हैं वो शायद चेंज भी हो जाए, क्या पता। तो सबके हर एक स्टेज होती है। तो आपको कुछ पूछना है मुझसे और इस कन्वर्सेशन से रिलेटेड? हाँ, मुझे ये पूछना है कि आप बताइए कि आपको 3 क्या बातें अच्छी लगी कीका बोनी के बारे में। सबसे पहली बात कि आपने शुरू किया है, चाहे वो कोई भी इंसान हो। मैं अपने ऑडियंस को भी बोलना चाहूँगा, अगर आप शुरू करते हो, एटलीस्ट शुरू करते हो, चाहे आप फेल हो जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। ये मेरी माइंडसेट है, आप सबके अलग हो सकता है। या तो आप सीखते हो या तो आप सक्सेस होते हो, ठीक है? ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, मैंने भी कहीं ना किसी से सुन के सीखा है, आप भी मेरे से सुन के सीख सकते हो। दूसरा ये कि आपने हार नहीं माना अभी तक, 3-4 साल हो गए और आप अभी के टाइम में आप अपना चीज़ें पैकेजिंग कर रहे हो, अच्छी पैकेजिंग हो रहे हैं, चीज़ें हो रहे हैं। मैंने देखा, खुद ढूंढ के आपके चीज़ें देखा। यू आर एबल टू स्पीक अबाउट योर वर्क। मतलब ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो अपने काम के बारे में सही तरीके से बता नहीं सकता, और बताते भी तो फिर वो सोचते कि यार मेरा कॉपी हो जाएगा, मेरा ये कॉपी है। भाई टेक्नोलॉजी दुनिया में पड़ी हुई है भाई, करके कर लो यार, कितना कर लो, इतने वीडियोस हैं ये। तो वो चीज़ें मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने वो काफ़ी सारी चीज़ें ना वैसे बताया और बहुत सारी चीज़ें आपने अच्छी तरह से बताया, तो वो ज़्यादा बेटर लगा मुझे। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपको हमारे साथ इस वीडियो में रुकने के लिए, यहाँ तक सुनने के लिए। और हम आशा करते हैं आपने इस वीडियो से काफ़ी सारी चीज़ें सीखा होगा, समझा होगा। और आपको अगर कीका बोनी या शशि जी से कुछ भी चाहिए हो, आपको कुछ रिक्वायरमेंट हो वर्मी कंपोस्ट से रिलेटेड, या सीखना हो वर्मी कंपोस्ट के बारे में, या आपको इनकी फार्म हाउस विज़िट करना हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इनके डिटेल्स या इनकी वेबसाइट या इनकी जो भी कॉन्टैक्ट चीज़ें हैं वो हम मेंशन कर देंगे, आप लोग डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए आपको फिर से धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो पे। थैंक यू।